2025 की शुरुआत हो रही है, लोग न्यू ईयर को वेलकम कर रहे हैं, तो वहीं आज दिन भर सोशल मीडिया पर हैशटैग विनोद कांबली ट्रेंड करता रहा और विनोद कांबली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा। ये वीडियो देखकर दिल भर आता है। विनोद कांबली की हालत देखकर मन किया कि आज इन्हीं के बारे में पढ़ा जाए, इन्हें और करीब से जाना जाए और ये देखा जाए कि आखिर 1990 के दशक में विनोद कांबली का क्या कद था। वैसे तो मैं पर्सनली इंटरेस्ट नहीं रखता क्रिकेट में, लेकिन विनोद कांबली जिस तरीके से कई दिनों से वायरल हैं, इसीलिए आज इनके बारे में जानने का मन किया और इन पर वीडियो बनाने का मन किया। कहा जाता है कि 90 के दशक में विनोद कांबली बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर इंट्रोड्यूस हुए थे। अपने शुरुआती 14 टेस्ट में 100 का एवरेज हासिल किया था, लेकिन अगले 2 साल में ही उनका टेस्ट करियर खत्म हो गया। इसके बाद उनका कमबैक होता रहा, लेकिन कुछ खास परमानेंट नहीं दिखाई दिया। आज विनोद कांबली फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनसे ना अकेले चला जाता है, ना ही वो लोगों को आसानी से पहचान पाते हैं। आज की जनरेशन के लिए तो नहीं, लेकिन 90s के क्रिकेट फैंस को उस बल्लेबाज की ऐसी हालत जरूर परेशान करती होगी। कुछ दिन पहले कोच रमाकांत आर्चेकर के सम्मान में आयोजित एक प्रोग्राम में विनोद कांबली और सचिन के बीच का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों को विनोद कांबली पर तरस आया। 90 के दशक में कभी स्पिन खेलने के मामले में सचिन से भी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज आंके जाने वाले खिलाड़ी आज इस हालत में पहुंच गया है, उसका जिम्मेदार वो अकेला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हालात भी रहे जिन्होंने कांबली को राजा से रंक बना दिया। उनके डाउनफॉल की वजह और कमबैक की कोशिशें हमें बहुत कुछ निजी जिंदगी में सिखाती हैं। बात है 24 फरवरी 1988 की। एक स्कूल में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट खेला गया। उसके सेमीफाइनल में शारदा श्रम विद्या मंदिर की तरफ से 2 बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड तोड़ 664 रनों की साझेदारी खेली। एक बल्लेबाज ऑलरेडी मुंबई के क्रिकेट सर्कल में अपना नाम कमा चुका था और दूसरे वाले की स्टाइलिश लेफ्ट बैटिंग ने सभी का ध्यान उसकी ओर खींच दिया और ये ही वो बैट्समैन था जो कहलाया विनोद कांबली, जिन्होंने साझेदारी में 349 रनों का योगदान दिया था। अब यहाँ से सचिन के साथ साथ विनोद कांबली की भी बातें चलने लगी। लोगों में उत्सुकता बढ़ी। इसके बाद सचिन को 89 में डेब्यू करने का मौका मिल गया, लेकिन कांबली डोमेस्टिक में खेलने लगे और 91 में उनको वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला। 2 साल के बाद उनको टेस्ट में भी खेलने का मौका दिया गया। पहले ही साल में उन्होंने 8 टेस्ट इनिंग्स में 113 के एवरेज से 2 बैक टू बैक शतक के साथ 793 बना डाले। ये वही टाइम था जब सचिन दूसरे देशों में अच्छा करके भारत आए थे और अब दोनों की जोड़ी यहाँ फिर से मिल चुकी थी। लेकिन हर साल कांबली की एवरेज गिरने लगी और 1995 के बाद कांबली कोई भी टेस्ट नहीं खेल पाए। बात करें ओडीआई की, तो सिद्धू से पहले शेन वॉर्न के 1 ओवर में 20 रन मारने वाले बल्लेबाज कांबली ही थे। साल 1996 का वर्ल्ड कप देखें तो यहाँ कांबली आराम से स्पिनर्स को टैकल करते नजर आए थे। धीरे धीरे उन्होंने एशियन पिचों पर तहलका मचा दिया। उनकी तुलना ब्रायन लारा तक से की जाने लगी, क्योंकि उनके स्पिन खेलने का अंदाज वैसा ही था, वही लेफ्ट हैंडेड स्टाइल, हाई बैक लिफ्ट और पंच करता हुआ शॉट। लेकिन 1996 के सेमीफाइनल के बाद से उनका मनोबल ऐसा टूटा कि अगले 4 साल केवल 28 मैच ही खेल पाए और साल 2000 में, यानी केवल 28 साल की उम्र में, उन्होंने अपना आखिरी ओडीआई खेला। 1996 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार के बाद कांबली का रोते हुए मैदान से बाहर जाना हर किसी को याद है। उसके बाद उनके क्रिकेटिंग करियर पर जैसे कोई बुरा साया मंडराने लगा। टेस्ट मैचों में वो धीरे धीरे फास्ट बॉलर के खिलाफ एक्सपोज होने लगे। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने जल्दी ही इनकी कमजोरी को पकड़ लिया और वो थी शॉर्ट पिच बॉल पर कांबली का सफर करना, जिसकी वजह से वो ऑफ बैलेंस होकर आउट हो जाया करते थे। साल 1993 के बाद वो 13 पारियों में हर बार आउट होते चले गए। यही हाल उनका वनडे फॉर्मेट में भी हुआ। 1997 से लेकर साल 2000 तक उनके लिए फास्ट बॉलर किसी शराब से कम नहीं थे। उनके फेल होने के दौरान ही द्रविड़ और दादा का टीम में आगमन हो गया और दोनों ने लॉर्ड्स की फास्ट पिच पर अपना खेल दिखाकर कांबली के लिए राह और भी मुश्किल कर दी। उसके बाद भी उन्होंने कभी अपनी शॉर्ट पिच वाली खामी पर काम नहीं किया और उसका नतीजा क्या रहा हम सभी जानते हैं। भारत ने अपना सबसे स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अब खो दिया। कहा जाता है कि अनुशासन टैलेंट को पीछे कर देता है। महानता तक पहुंचने के लिए केवल टैलेंट ही नहीं, अनुशासन भी जरूरी है। लेकिन यही वो चीज थी जो विनोद कांबली के करियर में सबसे बड़ी कमी बन गई। कांबली अपने नेचुरल खेल पर इतना डिपेंडेंट थे कि उन्होंने कभी अपनी फिटनेस या टेक्निक पर काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं की। इसकी वजह से उनको करियर के एंड में चोटों का सामना भी करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट के इस चमकते सितारे ने जल्दी ही क्रिकेट के मैदान से ज्यादा पार्टी के फ्लैश लाइट्स में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बॉलीवुड स्टार्स के साथ उनकी दोस्ती उनको भारी पड़ रही थी। जिन दिनों सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी सुबह से शाम तक नेट्स पर पसीना बहाया करते थे, उस वक्त कांबली देर रात तक पार्टियों में डूबे रहते थे।
साल 1996 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे भावनात्मक पलों में से एक है, लेकिन उस पल का सबसे बड़ा प्रतीक है विनोद कांबली के आंसू। श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में भारत हार के कगार पर था। कांबली नाबाद थे, लेकिन टीम के बाकी बल्लेबाज लड़खड़ा चुके थे। फैंस के गुस्से और मैदान पर बोतलें फेंकने की वजह से मैच को रोक दिया गया। भारत को हार मिली और कांबली की आंखों से आंसू छलक पड़े। साल 1996 के बाद कांबली के करियर में गिरावट का ग्राफ शुरू हो गया। वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम हो रहे थे और सिलेक्टर्स का भरोसा पूरी तरह से खो दिया। कांबली ने पब्लिकली सिलेक्टर्स पर भी पार्शियलिटी का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि मुझे जानबूझकर टीम से बाहर किया गया। विनोद वापसी की कोशिशें करते रहे, लेकिन कामयाबी उनसे कोसों दूर जा रही थी। टीम से बाहर होने के बावजूद विनोद कांबली ने डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ रुख किया। साल 1997-1998 के रणजी ट्रॉफी में कांबली हाईएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने 8 मैचों में 125 की औसत से कुल 880 रन बनाए, जिसमें 232 रन हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन फिर भी उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पिछले साल लॉर्ड्स में जबरदस्त खेलने वाले द्रविड़ ने भी इस सीजन में 8 मैचों में 73 की एवरेज से 721 रन बनाए थे और वो ज्यादा टेक्निकली लग रहे थे। इसके अलावा साल 1999 के कांबली टॉप 3 स्कोरर में रहे, जहां उनके बल्ले से 61 की शानदार औसत के साथ 10 मैचों में 866 रन आए। लेकिन तब तक नंबर 3 पर द्रविड़ और गांगुली अच्छा कर रहे थे और बाकी 6th पोजीशन उसके लिए लक्ष्मण अपना दावा ठोक रहे थे। पिछले 3 सीजन यानी कि 1997, 1998 और 1999 से वो लगातार अच्छा कर रहे थे। इसी दौरान एक चीज़ और भी देखी गई कि कांबली शॉर्ट पीस पर अभी भी लड़खड़ा रहे थे, जबकि यही दिक्कत लक्ष्मण को भी थी। लेकिन सीजन दर सीजन लक्ष्मण ने खुद को इम्प्रूव कर लिया था। हालांकि कांबली के वनडे में ना के चांसेस बन रहे थे और अगले रणजी सीजन में उन्होंने 70 की औसत से अच्छा खेल दिखाया, मगर इंजरी और फिर खराब प्रदर्शन ने उनको बाहर कर दिया। कांबली ने 1991 से 2000 तक टीम में कुल 9 बार कमबैक किया, लेकिन हर बार नाकामी ही उनके हाथ आई। हालांकि अब सारे कमबैक की कहानी बयां करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ खास कमबैक की बात करें तो उनका तीसरा कमबैक सिंगर कप में 1996 में ही हुआ, जिसके बाद वो सारा कप खेलने टोरंटो गए, जहां शुरुआती 4 मैचों में वो फ्लॉप और उनको सौरव गांगुली ने न केवल रिप्लेस किया बल्कि बड़ी पारियां खेलकर उनकी वापसी और मुश्किल कर दी। उनका चौथा कमबैक इंडिपेंडेंस कप में आया, जहां चेन्नई में उन्होंने 80 बॉल्स में 65 की शानदार पारी खेली। यही मैच था जिसमें सईद अनवर ने 194 रन बनाए थे। इसके बावजूद भी कांबली टीम से बाहर कर दिए गए, क्योंकि तब तक अजहर फिट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद इंजरी और फिर कमबैक में खराब खेलने से उनको वर्ल्ड कप 1999 से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने भी अपना शिफ्ट डोमेस्टिक की तरफ कर लिया और साल 2004 में आखिरी बार मुंबई रणजी टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने पहली पारी में 68 और दूसरी पारी में 24 रन बनाए। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि कैसे विनोद कांबली को अर्ली सक्सेस मिली, जिसने उनके हार्ड वर्क को पार्टीज, शराब और बॉलीवुड ने रिप्लेस कर दिया। जब इंटरनेशनल क्रिकेट से उनका नाता टूटा तो उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी रुख कर लिया। हालांकि वो डोमेस्टिक 2004 तक खेलते रहे, जबकि उन्होंने 2009 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। खैर, विनोद कांबली ने मूवी अनर्थ के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। इसके अलावा उन्होंने 2009 में एक और फिल्म की पल पल दिल के पास, लेकिन ये फिल्म भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। फिल्मों के बाद टीवी इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमाने की कोशिश की, मगर उन्हें यहाँ कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में भी हाथ आजमाए। साल 2019 में वर्ल्ड कप के दौरान वो एक मराठी न्यूज़ चैनल के साथ भी जुड़े। 2011 में एक टीवी चैनल में उन्होंने ये कह दिया था कि 96 का वर्ल्ड कप शायद फिक्स था। एक वक्त था जब खिलाड़ी हर स्टेडियम में तालियों की आवाज़ों को सुना करता था। वो अपने ही टूटे सपने के मलबे में अब दब गया था। कांबली की पहली शादी कामयाब नहीं हो सकी। उनकी दूसरी पत्नी एंड्रिया ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में विवादों का साया बना रहा। मीडिया में उनके शराब की लत और व्यवहार संबंधी परेशानियों की खूब चर्चा होती थी। कांबली के संघर्ष से सिर्फ पैसे के करियर तक सीमित नहीं था, वो सामाजिक तौर पर भी खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। उनके और सिंगर अंकित तिवारी के माँ बाप के बीच हुई हाथापाई भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। 2013 में आए हार्ट अटैक से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसके बाद शराब की लत ने उनको निराशा के गर्त में डुबो कर रख दिया। 2020 में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए काम मांगा था और बताया था कि उनको BCCI से 30,000 रुपए की मंथली पेंशन जरूर मिलती है, लेकिन उनका गुजारा इसमें नहीं होता। कभी क्रिकेटिंग मैगजीन के कवर पेज पर द नेक्स्ट बिग थिंग का खिताब हासिल करने वाला खिलाड़ी आज खुद खड़ा तक नहीं हो पा रहा। उनकी अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव थे
कि उनकी ये कहानी हमें भी रुककर अपनी जिंदगी के बारे में फैसले लेने और सोचने पर मजबूर कर देती है। कामले ने अपनी शुरुआती कामयाबी के बाद मेहनत करना छोड़ दिया। वो अपनी फिटनेस और स्किल की बारीकियों पर ध्यान देने की बजाय शोहरत के नशे में खोते चले गए। यही सीख हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि गलत संगत या फैसले आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। यही रास्ता चुनना और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना हमें कामयाबी तक ले जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अंतिम अध्याय कभी भी लिखा जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।